Hello student, welcome back to business studies class. Guys, as you all know, in last class we completed 7 function of marketing. बच्चों, आप सभी को पता है कि हम बिजनेस स्टडीज़ के अंदर हमारा चैप्टर नंबर 6 शुरू कर चुके थे और चैप्टर नंबर 6 के अंदर हमने मार्केटिंग का इंट्रोडक्शन यानी मार्केटिंग के मीनिंग को डिस्कस कर लिया था। मार्केटिंग के मीनिंग को डिस्कस करने के बाद हमने मार्केटिंग के फंक्शंस को शुरू किया था और मार्केटिंग के 7 फंक्शंस को भी हमने कंप्लीट कर लिया था। 7 फंक्शंस के अंदर हमने कुछ फंक्शन देखे थे जिनमें जैसे हमारा सबसे पहला फंक्शन था मार्केट एनालाइज। इस पॉइंट के अंदर हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई कंपनी अपनी नए प्रोडक्ट या अपनी नई लॉन्चिंग के बारे में सोचती है तो कंपनी सबसे पहले मार्केट एनालाइज कराती है, जिसमें वो मार्केट में लोगों से मिलती है, लोगों से जुड़ती है और उनसे इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करती है। सेकंड पॉइंट हमने देखा था मार्केट प्लानिंग, जिसके अंदर कंपनी जो इन्फॉर्मेशन आई है उसके बेसिस पे पूरी प्लानिंग करती है। प्लानिंग करने के बाद कंपनी कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करती है। कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने के बाद कंपनी अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन और डेवलपमेंट स्टेज में भेजती है। जब प्रोडक्ट डिज़ाइन और डेवलपमेंट हो जाता है तो उसका सेगमेंटेशन होता है। सेगमेंटेशन से मतलब है कि उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है कि भाई हमारा कौन सा प्रोडक्ट है जो कौन से मार्केट के अंदर चलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, हर एक चीज़ पे हम ध्यान देते हैं। जिसके बाद हम हमारे प्रोडक्ट की ग्रेडिंग करते हैं। ग्रेडिंग करने से हमें आसानी होती है प्रोडक्ट को ढूंढने में। देन हम हमारे प्रोडक्ट की पैकेजिंग और लेबलिंग करते हैं। तो 7th पॉइंट जो था हमारा पैकेजिंग और लेबलिंग, वहाँ तक हमने मार्केटिंग के फंक्शंस को डिस्कस कर लिया था और हमने मार्केटिंग के इंट्रोडक्शन को भी डिस्कस कर लिया था। मार्केटिंग के फंक्शंस को आज कंटिन्यू आगे बढ़ाते हुए हम हमारा मार्केटिंग का 8th फंक्शन डिस्कस करने वाले हैं, जो आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, जिस फंक्शन का नाम है ब्रांडिंग। देखिए ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है। देखो शूज़, अगर शूज़ की बात की जाए, जूतों की बात की जाए तो हिंदुस्तान के अंदर बहुत सी कंपनियां हैं जो जूते बना रही है, मगर हम उन जूतों को अलग अलग कब कर पाते हैं जब इन जूतों का कोई नाम होता है। जैसे हम कहते हैं रिबॉक के शूज़ है, नाइकी के शूज़ हैं, एडिडास के शूज़ हैं, पूमा के शूज़ हैं। तो रिबॉक, एडिडास, नाइकी ये सब क्या है, ये सब उन प्रोडक्ट के ब्रांड है। मतलब कहने का मतलब है प्रोडक्ट तो क्या है आपके शूज़, और ये जो नाम है नाइकी, पूमा, एडिडास, ये सब क्या है उनकी ब्रांडिंग है। तो भैया जब कंपनी अपना कोई प्रोडक्ट बनाती है तो कंपनी अपने प्रोडक्ट का नाम रखती है और उसे ही हम क्या कहते हैं यहाँ पे ब्रांडिंग कहते हैं। तो देखिए इस पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है द सिलेक्शन ऑफ अ राइट ब्रांड नेम प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द सक्सेस ऑफ प्रोडक्ट। देखो जब आपकी कंपनी कोई प्रोडक्ट बना रही है और आप अपने प्रोडक्ट का नाम रख रहे हो तो आपको अपने प्रोडक्ट का जो ब्रांड नेम है वो आपको हमेशा सही सेलेक्ट करना है, क्योंकि आपके प्रोडक्ट की सक्सेस में, आपके बिजनेस की सक्सेस में आपका जो ब्रांड नेम है वो कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन वेदर द प्रोडक्ट शुड बी सोल्ड अकॉर्डिंग टू कैटेगरी इट्स बिलोंग टू आर अंडर आ ब्रांड नेम। और ये इंपॉर्टेंट डिसीजन इसलिए भी है क्योंकि आप जो अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आपके प्रोडक्ट का जो नेम है ना वो उस कैटेगरी से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई खाने पीने की चीज़ें बेच रहे हो, अब आप खाने पीने की चीज़ें बेच रहे हो तो आप नाइकी थोड़ी नाम रख दोगे यार कि नाइकी जो नाम है हाँ ये स्पोर्ट्स में, या फिर हम बात करें कि हमारे ट्राउज़र्स में, हमारे स्पोर्ट्स शूज़ के अंदर, इन सब चीज़ों के ऊपर ये सूटेबल है, मगर वहाँ पे सूट नहीं करता है। अ ब्रांड नेम डिस्टिंग्विश अ प्रोडक्ट फ्रॉम अदर। हमारा ब्रांड नेम हमारे प्रोडक्ट को बाज़ार में जो सिमिलर प्रोडक्ट हैं उनके बीच में क्या बनाता है, अलग बनाता है। देखो जूते हैं, अब जूते जो होते हैं उनका क्या होता है, जूते हैं जो अलग अलग कंपनियों के हैं, मगर हमें कैसा पता लगेगा कि नाइकी का जूता है, पूमा का है, रिबॉक का है, तो हम उसके ब्रांड नेम से पता कर पाते हैं। दिस डेवलप्स अ लाइकिंग टुवर्ड दैट प्रोडक्ट एंड इट मेक द सेल्स प्रमोशन ईजी। और ब्रांड नेम रखने से जो हमारी सेल्स है उसको हम प्रमोट कर सकते हैं आसानी से। क्लियर है। तो 7th क्या था, पैकेजिंग और लेबलिंग हो गई थी प्रोडक्ट की। अब पैकेजिंग और लेबलिंग हो गई प्रोडक्ट की, तो अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट की ब्रांडिंग की। तो प्रोडक्ट की ब्रांडिंग की हम बात कर चुके हैं। हमारे प्रोडक्ट को आइडेंटिटी देना, उसको नाम देना ही क्या कहलाता है, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कहलाता है। क्लियर है। अब देखो 9th नंबर पे है कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। अब प्रोडक्ट की ब्रांडिंग हो गई तो 9th नंबर पे जो हमारा पॉइंट आ रहा है वो है कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। अब कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज से मतलब क्या है, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज से मतलब है एक कंपनी जब अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करती है तो उससे पहले वो कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज के बारे में भी सोचती है, क्योंकि कंपनी जानती है अगर प्रोडक्ट में कस्टमर को कोई प्रॉब्लम आएगी तो कस्टमर कहाँ जाएगा, तो कस्टमर जाएगा उसके कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज के बाद और वहाँ जाके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। जैसे MI का फ़ोन जब इंडिया में नया नया आया था तो हम लोगों ने उस फ़ोन को इसीलिए नहीं लिया क्योंकि हम लोग डरते थे यार ये फ़ोन ख़राब हो गया तो हम इसकी सर्विस कराने कहाँ जाएंगे, इसके बाज़ार के अंदर तो कस्टमर सपोर्ट सर्विस सेंटर ही नहीं है। मगर बाद में इंडिया में कस्टमर सपोर्ट सर्विस सेंटर
सेंटर आ गए एमआई के हर जगह। आपको अभी देखोगे हमारे जयपुर की बात करो तो हमारे जयपुर में ही 10 से 15 एमआई के सर्विस सेंटर होंगे। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एमआई के फ़ोन्स को ईजिली परचेज कर रहे हैं। ठीक है, अब सपोर्ट सर्विसेज के अंदर यही नहीं आता कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना, जैसे आफ्टर सेल सर्विसेज भी आती है, फ्री डेमोस्ट्रेशन भी आता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग जब घर पे वॉशिंग मशीन परचेज़ करके लाते हैं या एसी परचेज़ करके लाते हैं तो आपने देखा होगा वॉशिंग मशीन का डेमो देने भी कंपनी से एक बंदा आता है और एसी को असेंबल करने, एसी को हमारे घर में फिट करने में भी कंपनी की तरफ से एक बंदा भेजा जाता है ना। तो ये सब किसका पार्ट है, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज का पार्ट है। तो देखिए पॉइंट में लिखा हुआ है कस्टमर सपोर्ट सर्विस प्रूव इफेक्टिव इन प्रमोटिंग रिपीटिव परचेज एंड डेवलपिंग ब्रांड लॉयल्टी। ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर कस्टमर सपोर्ट सर्विस को आपने ध्यान में दिया है तो ये आपकी परचेज को बढ़ाता भी है और ब्रांड की लॉयल्टी को भी बढ़ाता है। दिस सर्विस इंक्लूड आफ्टर सेल सर्विसेज, इसमें आफ्टर सेल सर्विसेज भी आती है जिसमें कंज्यूमर कंप्लेंट्स पे ध्यान दिया जाता है। क्रेडिट सर्विसेज भी आती है, आजकल आप देखते हो उधार पे सब कुछ चीज़ें दी जा रही है। मेंटेनेंस सर्विसेज भी आती है, टेक्निकल असिस्टेंस भी आते हैं, प्रोवाइडिंग कंज्यूमर इंफॉर्मेशन भी आता है। दिस ऑल आर मीन टू प्रोवाइड मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन टू अ कंज्यूमर। और ये जितनी भी चीज़ें हैं जो कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज के नाम पे दी जा रही है वो कहीं ना कहीं कंज्यूमर को सेटिस्फाई करने का काम करती है। देखो प्रोडक्ट ब्रांडिंग ने क्या करा, प्रोडक्ट को बिल्कुल अलग बनाया दूसरे प्रोडक्ट के मुकाबले में। अब कंपनी क्या दे रही है, कंपनी लोगों को, कस्टमर्स को सपोर्ट सर्विसेज देने का भी काम कर रही है। अब सपोर्ट सर्विसेज दे दी तो अगला हमारा पॉइंट बनता है हमारे प्रोडक्ट की प्राइस को डिटरमाइन करना। देखो प्रोजेक्ट की प्राइस को डिटर्मिनेशन या उसका डिटरमाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट की सेल के अंदर उसकी प्राइस, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और हम इंडियन हैं, हम इंडियन तो इतना इवेल्युएट करते हैं प्रोडक्ट को लेने से पहले, हम उसकी प्राइस पे हर एक चीज़ के ऊपर क्या देते हैं, ध्यान देते हैं। तो प्राइस डिटर्मिनेशन, द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इट्स प्राइस। देखो साफ लिखा हुआ है पहला पॉइंट ही, क्या कि प्रोडक्ट की डिमांड उसकी प्राइस पे डिपेंड करती है। यूजुअली इफ प्राइस इज लो प्रोडक्ट डिमांड इज हायर एंड वाइस वर्सा। अगर प्राइस आपकी कम है और आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा रहेगी। अगर आपकी प्राइस की कीमत ज़्यादा है और प्रोडक्ट की डिमांड अपने आप ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज द अमाउंट विच इज़ पेड बाय द कंज्यूमर इन एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट। अब इन्होंने बताया बहुत अच्छा पॉइंट कि प्राइस क्या है। प्राइस वो है, अमाउंट है जो एक कस्टमर ने प्रोडक्ट खरीदा और उसको खरीदने के रिटर्न के अंदर दिया है, उससे ही हम क्या कह रहे हैं, प्राइस कह रहे हैं। प्राइस इज अ सिग्निफिकेंट एलिमेंट विच इन्फ्लुएंस द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट। प्राइस जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है किसी भी प्रोडक्ट का जो कस्टमर को प्रभावित करता है उसको सक्सेस और उसकी फेलियर के लिए। कहने का मतलब है अगर कस्टमर को प्राइस अच्छा लगेगा तो वो प्रोडक्ट को खरीदेगा तो प्रोडक्ट की सक्सेस होगी, अदरवाइज प्रोडक्ट आपका फेल हो जाएगा। द मार्केटर शुड इंगेज इन द प्रॉपर एनालाइज ऑफ द प्राइस डिटर्मिनेशन फैक्टर्स एंड प्राइसिंग पॉलिसी। जो मार्केटर हैं जो प्राइस को डिटरमाइन कर रहे हैं तो उन्हें बहुत सी चीज़ों को ध्यान में रखना है अपने प्रोडक्ट की कीमत को निर्धारित करते वक्त। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट का प्राइस उसकी सेलिंग के अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर है स्टूडेंट? जैसे ब्रांडिंग हुआ, अपने प्रोडक्ट को अलग पहचान देना। कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज हुई, कस्टमर को अच्छी सर्विसेज देना। देन हमारा आया प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइस का आकलन लगाना। अगला जो है वो है हमारा सेल्स। सेल्स में हम बात कर रहे हैं कि भैया हम अब जो हमारे प्रोडक्ट की ओनरशिप थी, यानी जो प्रोडक्ट हमने बनाया है वो हमारी कंपनी का है, तो अभी उस पर मालिकाना हक हमारा है। अब उस मालिकाना हक को हम ट्रांसफ़र करने की बात करें। अंडर दिस फंक्शन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ प्रोडक्ट और इनिशिएट अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेम। फॉर दिस द एक्टिविटीज लाइक डिटरमाइनिंग द प्राइस एंड सेल्स कंडीशन, पब्लिकेशन ऑफ प्राइस लिस्ट, अपॉइंटिंग सेल्समैन एक्सेट्रा आर अंडरटेकन। मार्केटिंग टीम ने, मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने प्राइस को डिटरमाइन करके अपना काम खत्म कर दिया है। अब उन्होंने ये ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दी है सेल्स डिपार्टमेंट को, और अब सेल्स डिपार्टमेंट ये सारी चीज़ें निर्धारित करेगा कि कौन प्रोडक्ट को बेचेगा, कैसे उसकी पब्लिक करनी है, प्राइस लिस्ट वगैरह हर एक चीज़ के बारे में वो ध्यान देंगे। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो आता है मार्केटिंग के फंक्शन में वो है बेटा हमारा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है? देखो आज आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो वो चेन्नई में बना रहे हो और उस प्रोडक्ट को यूज़ करना है जयपुर में,
तो प्रोडक्ट को चेन्नई से जयपुर भेजना तो पड़ेगा ना, तो विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो ये ट्रांसपोर्टेशन है वो भी किसका पार्ट है, मार्केटिंग का ही पार्ट है। तो ट्रांसपोर्टेशन रेफर टू द मूवमेंट ऑफ गुड्स प्रोडक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। द फंक्शन इज इंपॉर्टेंट सिंस इट इन्वॉल्व द कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम डिफरेंट प्रोड्यूसर्स एंड मेकिंग इट अवेलेबल टू डिफरेंट कंज्यूमर टाइमली। और ये फंक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही डिफरेंट प्रोड्यूसर से प्रोडक्ट को टाइम पे किस तक पहुंचाया जाता है, डिफरेंट कंज्यूमर तक पहुंचाया जाता है। क्लियर है। It leads to generation of place utility. The marketing department employs various means of water, land and air transportation. Also this involve making arrangement for insurance policy for goods transportation. तो यहाँ पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लोग अलग अलग मीडियम काम में लेते हैं। भाई आप शिप के थ्रू, एयर के थ्रू, ट्रक्स, ट्रेन्स के थ्रू अपने गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर सकते हो और साथ में वो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ का भी ध्यान यहाँ पे रखते हैं। क्लियर है। तो ट्रांसपोर्टेशन भी मार्केटिंग का ही काम है। देन हमारा 13 नंबर पे जो पॉइंट आता है वो है हमारा स्टोरेज। अब देखो स्टोरेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक कंपनी जब कोई प्रोडक्ट को बनाती है तो वो बल्क में बनाती है। बल्क से मतलब क्या है, वो लार्ज क्वांटिटी में बनाती है। तो भैया जिस क्वांटिटी में प्रोडक्ट बनता है उस क्वांटिटी में आपका प्रोडक्ट कभी भी सेल नहीं होता है। तो कंपनी को कहीं ना कहीं जो गैप है प्रोडक्शन और सेल के बीच में, उसके दौरान अपने प्रोडक्ट को कहीं प्रिजर्व करके स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो वो है आपका स्टोरेज और आपका वेयर हाउसेज। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जनरली देयर इज गैप बिटवीन द सेल्स एंड प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, दोनों में गैप है। द मार्केटिंग डिपार्टमेंट अरेंज फॉर स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेज when the demand is lower and then the supply of goods. Certain product like vegetable foods are produced only at a particular time period or season. Such product also need to be stored in order to make them available after the season end. This function is meant for establishing a balance between the demand and supply of product. आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल जो तरबूज होता है ना वो हमें 12 मंथ अवेलेबल है मार्केट के अंदर, और तरबूज तो गर्मियों का फल है, गर्मियों में आता है और वो विंटर में भी अवेलेबल है। ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ, क्या हुआ, जब तरबूज प्रोड्यूस हुआ ना तो उसे क्या करा गया, कोल्ड स्टोरेज में वेयर हाउस के अंदर बिल्कुल सुरक्षित रखा गया ताकि उसकी अवेलेबिलिटी हमेशा रहे। तो जो सेल और प्रोडक्शन के बीच में गैप आ रहा है उसमें भी हमारा कहीं ना कहीं स्टोरेज काम आ रहा है, तो वेयर हाउसिंग काम आ रही है। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट को, मार्केटिंग टीम को भी ये ध्यान में रखना जरूरी है। क्लियर है। देन हमारा लास्ट फंक्शन आता है मार्केटिंग का जिसका नाम है फाइनेंशियल फैसिलिटी। अब भैया आपने प्लानिंग की है, आपने प्रोडक्ट बनाया है, डिज़ाइन किया है, डेवलपमेंट किया है, तो ये सब ख्याली पुलाव तो है नहीं। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको पैसा चाहिए। पैसे के थ्रू आप ये सब काम यहाँ पे कर सकते हो। द फंक्शन इंक्लूड्स मार्केटिंग अरेंजमेंट ऑफ एडिकेट फाइनेंस और एक्टिविटीज अंडरटेकन लाइक परचेज ऑफ गुड्स, स्टोरेज फॉर अदर एक्सपेंसेस ऑफ द मार्केटिंग डिपार्टमेंट। द डिपार्टमेंट मेक द टॉप मैनेजमेंट अवेयर एंड इट नीड्स एंड ऑब्टेनिंग इनफ फाइनेंशियल एड लाइक लोन, EMI, लीज एक्सेट्रा। At the time, the department itself obtained financial assistance through loan from bank and other financial institution. भाई आप पैसा ले सकते हो, अपने टॉप ऑर्डर्स को बोल सकते हो, वहाँ से पैसा पास करवा सकते हो, बजट अपने डिपार्टमेंट के लिए लोन ले सकते हो, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का भी सहारा ले सकते हो। तो फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ के साथ हमारे चैप्टर नंबर 6 के जो मार्केटिंग के फंक्शन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। हमारे सिलेबस के अंदर टोटल 14 मार्केटिंग के फंक्शन हैं जहाँ पे हमने मार्केटिंग एनालाइज यानी मार्केट के अंदर जाके इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने से लेके बात शुरू की थी और अब उसे फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ पे लाके हमने ख़त्म किया है। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी को मार्केटिंग फंक्शन समझ आए होंगे। जैसे हमारे मार्केटिंग फंक्शन ख़त्म हुए हैं तो अब हम हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर जो डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम होगा मार्केटिंग की इम्पोर्टेंस। क्या होगा? मार्केटिंग की इम्पोर्टेंस। हम देखेंगे कि मार्केटिंग हमारे लिए इतनी ज़रूरी क्यों है, तो मार्केटिंग इम्पोर्टेंस को हम शुरू करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।